यस लिसन। तो यस आपको ना सर। कोई बहुत सारे अलग अलग बुक रखने की जरूरत नहीं है कि बाबा स्कूल के मतलब स्कूल का तो आपका सेपरेट बुक रहेगा और क्लास मतलब ये कोचिंग का अलग रहेगा। लेकिन एक आप 200 पेजेस का एक बुक रख देना, या अभी जो आप जो यूज कर रहे हो ना वो डायरी हो बुक हो, या आपके लिए सही होगा। तो जरूरत नहीं यहाँ से फिर से दूसरी किसी नोटबुक में ये करने की। तो आप ये कर सकते हो कि ये उस बुक के आप दो पार्ट कर सकते हो, दो सेक्शन, मतलब बीच का एक पेज फोल्ड फोल्ड कीजिए। हाँ सुकुर से सुकुर बेटा आप कुछ पूछ रहे थे, हैंड रेस किया। ठीक है, गलती से होगा। तो मैं क्या पूछ रहा था ना, आपको क्या बोल रहा था कि ये बुक के आप दो पार्ट करवा लो। तो मतलब उसका बीच का पेज है ना, उसको फोल्ड करो और उस पे उसके आगे वाला सेक्शन लिखो एमसीक्यू के लिए, और ये पहले वाला सेक्शन आपको जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप लिख रहे हो ना साथ साथ। अभी लिख रहे हो ना, मैं तो नोट्स भेज रहा हूँ तो आपको लिखना भी चाहिए यस वापस। सर। हाँ हाँ। यस सर। यस सर। यस राइट राइट, सुनो सुनो, अभी लेक्चर भी स्टार्ट करना है। तो आप पहले पार्ट में आप आपका थ्योरी का लिख दो, मतलब जो भी आप पढ़ा रहे हो वो लिख दो, नोट नोट कर लो। कोई कोई मैंने इंपॉर्टेंट बात की लेकिन लिखा नहीं तो आप नोट कर सकते हो। जो बात मैं लिखता हूँ ना जनरली बोर्ड पर, वो नोट करने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि वैसे भी उसका आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा। लेकिन जो बातें मैंने कही है लेकिन लिखी नहीं है स्क्रीन पर, वो आप जरूर जरूर नोट करवा लेना, अगर वो आपके इंपॉर्टेंट हो जाए। प्रवीण आप कुछ बात करना चाहोगे, अपने बेटा हैंड रेज किया है तो। हेलो। यस सर, आपने जो क्वेश्चन भेजे हमने नोटबुक लिखने हैं। हाँ नहीं सर जो आपने क्वेश्चन, क्वेश्चन भेजा हमने सुनिए नोटबुक लिखने हैं। सुनिए सुनिए, आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, पहले क्वेश्चन कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन है आपके पास ना, लिखने की कोई जरूरत है, लेकिन आपका टाइम वेस्ट जाएगा ना। तो आप क्या करो कि उस क्वेश्चन का नंबर लिख लो, मतलब सपोज आपने क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड हाफ में, सेकेंड हाफ पार्ट ऑफ योर नोटबुक, और उसका आंसर लिख दो ABCD जो भी है आपका, लिख दो आंसर। क्वेश्चन नंबर लिखो आप। सपोज आपका क्वेश्चन नंबर 2 आता नहीं है तो उसका अगला क्वेश्चन आता है तो उसका अगला, मतलब एक सीक्वेंस में लिखो। इसमें और क्या चीज है कि अगर ना ये जो मैंने दिया है आपको क्वेश्चन बैंक मतलब क्वेश्चन, तो उसमें ना मतलब टॉपिक वाइज नहीं है, चैप्टर वाइज है। अब अगर लिविंग वर्ल्ड चैप्टर, लेकिन उसका टॉपिक वाइज स्प्लिटिंग नहीं है। तो हो सकता है कि पहला क्वेश्चन आप मतलब पढ़ो, ये क्वेश्चन टैक्सोनॉमिक एड पे हो, तो आप अभी के लिए वो छोड़ दो। तो ऐसे ऐसे पढ़ते 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 आगे बढ़ते रहना है, और जैसा भी क्वेश्चन आपको जो टॉपिक हुआ है उस पर क्वेश्चन मिलता है तो उसको सॉल्व करना है, उसका क्वेश्चन का नंबर लिखना है। आप अपना अलग नंबर मत लिखो, जो क्वेश्चन का नंबर है ना। सपोज आपने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, पहला क्वेश्चन नहीं तो सिलेबस पे नहीं था, मतलब ये मैंने जो अभी तक पढ़ा है उस पे नहीं था तो छोड़ दो, आगे जाओ। आगे का क्वेश्चन सपोज आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब मैंने मतलब कुछ भी नहीं है पढ़ाया उसमें तो नहीं आया, तो वो भी छोड़ सकते हो आपको आप। और उसका आगे तो जो भी सपोज 7 क्वेश्चन आप सोच रहे हो तो आपको पहला क्वेश्चन 7 रहेगा, और उसका ABCD इतना ही लिखना है, आपको एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है, सिर्फ आंसर की लिखना है। ऐसा करते करते जाना है। और इसका ना मैं क्या करूंगा, ये अब कोई बच्चे मुझे से आंसर की मांग रहे थे, तो जैसे ही आपका सपोज आज के दिन कितना मैंने पढ़ाया, सपोज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ाया, तो उसके ऊपर सपोज 20 क्वेश्चन है और ढूंढे आपने कहा कहा है अंदर, और वो सॉल्व किए और उसका आंसर लिख लिया। अभी क्या करो, आंसर की मैं दे दूंगा आपको, लेकिन क्या करते हो आप लोग कि आंसर की से डायरेक्टली आप आंसर चेक करवाते हो, आप एनसीईआरटी में नहीं ढूंढते। तो आपको क्या करना है कि वो क्वेश्चन वो लाइन आपका एनसीईआरटी का बुक और उसके साथ मैंने जो नोट्स दिया है उसमें ढूंढना है आपको। और जिस एनसीईआरटी बुक मतलब लाइन को ढूंढना है तो उससे आपको आंसर पता चलेगा। ठीक है, सिर्फ आंसर की पे डिपेंड नहीं रहना, क्योंकि कभी कभी आंसर की ना आप लोग को एक्सप्लेन नहीं करते ना, उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं रहता, तो आप एनसीईआरटी ढूंढना। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये आंसर ये ऐसा क्यों है, एनसीईआरटी में कुछ अलग आंसर लिख रहा है उधर कुछ अलग आंसर है, और आपको कन्विंस नहीं हो रहा है, तो आप सिर्फ वो मेरे को व्हाट्सएप कर दो कि क्वेश्चन नंबर सॉरी असाइनमेंट लिविंग वर्ल्ड क्वेश्चन नंबर दिस, एंड शॉर्ट में लिखो कि प्लीज द एक्सप्लेन गिव द एक्सप्लेनेशन। तो मैं आपको ऐसे सब क्वेश्चन है ना, वो मैं आपको लास्ट में ले लूंगा लेक्चर, मतलब जो हमारा लास्ट का टॉपिक खत्म होगा ना तो उसके बाद हमारा लेक्चर रहेगा PYQ। तो उस PYQ के बाद में ये क्वेश्चन भी एड्रेस कर लूंगा। ठीक है ना, ठीक है। तो ऐसे हम लोग पढ़ते जाएंगे। यस हाँ सर। यस यस सर। ये तो स्टार्टिंग है, मैंने ये तो स्टार्टिंग है, मैंने 100 क्वेश्चन ही दिया है। लेकिन मैं आपको और एक बुक मतलब एक कोई कन्वीनियंट ऐसे ही PDF आपको भेज दूंगा कि उसमें आपका
चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहेगा। मतलब लिविंग वर्ड पे पहला चैप्टर कैसा है, कौन सा है, लिविंग वर्ड चैप्टर में पहला टॉपिक कौन सा है, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग वर्ड, तो उस पे क्वेश्चन रहेगा। बाद में कौन सा है तो डाइवर्सिटी, बाद में कौन सा है तो टेक्सोनॉमी। इसके अनुसार आपको क्वेश्चन तो आपको ढूंढने मतलब नहीं पड़ेंगे, क्योंकि पहले बीट पे पहले चैप्टर पे पहला क्वेश्चन, मतलब पहले क्वेश्चन, उसके बाद के चैप्टर पे उसके बाद के क्वेश्चन। यस, किसी ने हैंड रेज किया, पूछो पूछो जल्दी पूछो। हेलो, Yes, sir. क्लियर है आपको, सबको क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. मेरी सुनिए, मेरी ओर से आपको क्या आएगा, मेरी ओर से आपको ये एक पीडीएफ आता जाएगा ऐसा, और दूसरा एक पीडीएफ जो चैप्टर वाइज है, टॉपिक वाइज और चैप्टर मतलब पॉइंट वाइज है ना, बीट वाइज, ऐसा एक पीडीएफ आएगा। और टोटल मिला के 200-300 क्वेश्चन आएंगे। वो तो आप लोग कर लोगे, आप एज असाइनमेंट, एज अ होमवर्क उसका आंसर लिखते जाओ, और बाद में आपको चाहिए तो मैं और उसका असाइनमेंट मतलब आंसर की भी भेज दूंगा एट द एंड ऑफ द वीक। लेकिन पहले उसका आंसर आपने आप लोग आता नहीं। अगर आपको आंसर आता भी है ना किसी क्वेश्चन का, मतलब एकदम इजी है तो ठीक है, लेकिन आता भी है थोड़ा सा क्वेश्चन मीडियम या डिफिकल्ट लेवल का है, तो उसका आंसर आता भी है आपको, तो भी आपको वो एनसीईआरटी की लाइन देखनी है, मेरे नोट्स की वो लाइन देखनी ही है, ठीक है ना। तो कभी कभी हम लोग ना मतलब एक अंदाजा लगा के Yes, आंसर हमारा करेक्ट आ जाता है अंदाजा लगा के, तो ऐसा नहीं है, नीट में अंदाजा लगता नहीं आता है। तो आपको ये अगर आता भी है, आपको 100% गारंटी भी है ये आंसर सही है, तो भी आप एनसीईआरटी का वो बुक लाइन खोल लो और मेरे नोट्स का वो लाइन, और उसमें काउंटर चेक कर लो। एकदम ही इजी लग रहा है क्वेश्चन तो ये क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मीडियम और आपको लग रहा है ये क्वेश्चन मीडियम है या टफ है, तो आप ये कर लो। आप ज्यादा सोचो मत ये क्वेश्चन इजी है, मीडियम है, डिफिकल्ट, ज्यादा सोचो मत। आपको लगता है कि आंसर थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन लग रहा है, या मुझे मतलब इतना पक्का याद नहीं आ रहा है, मैंने ऐसे अंदाज से दिया था, मतलब एक कंसिडर करके, तो आप उसका आंसर क्रॉस चेक कर लेना एनसीईआरटी की लाइन से और मेरे नोट्स के लाइन से। इसमें आपका वक्त जाएगा, लेकिन आपका पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से आएगा। तो उससे क्या होगा बेटा, जब जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तब तक आपको मतलब ऐसी प्रैक्टिस हो जाए 2-4 चैप्टर की, तो जैसे जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, आगे आगे जाके पहली बार पढ़ रहे हो, दूसरी बार पढ़ रहे हो, तीसरी बार क्वेश्चन अभी नहीं कर रहे हो, लेकिन तब आपको पता चले, मतलब अंडरस्टैंड हो जाएगा कि इस लाइन पे कैसे क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा आपको अंदाजा आता जाएगा। यू कैन मतलब प्रेडिक्ट, एकदम एग्जैक्टली नहीं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन मतलब इस सेंटेंस पे ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, बनेगा नहीं बनेगा अलग बात है, लेकिन बन सकता है ऐसा आपको अंदाजा आएगा। तो आपका वो जो थिंकिंग है ना, एनालिटिकल ब्रेन है ना, वो थिंकिंग करता है, वो भी काम करना शुरू करेगा। डन विथ मी? Yes, sir. Yes, Yes, sir. दूसरी एक चीज क्या है कि इसके साथ दूसरी एक चीज ऐसी है कि आपको पीवाईक्यू भी करवाना है। पीवाईक्यू, तो आपके पास पीवाईक्यू की बुक है कोई? No, sir. हाँ, No, ठीक है sir. ठीक है, No, sir. जरूरत नहीं है। मैं लास्ट मतलब या लेक्चर के बीच बीच या सब टॉपिक खत्म होने के बाद एक लेक्चर में जितना भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है पीवाईक्यू का, वो सब करवा दूंगा। कम से कम 10 ईयर का, और ज्यादा टाइम मिलता है तो मैं ज्यादा ईयर का क्वेश्चन करवा दूंगा, सामने ही करवा दूंगा, मतलब सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 15 मिनट हो चुके हैं, अभी 80 स्टूडेंट है मेरे साथ, तो लेट अस बिगिन। सो इट्स वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। मैं आपका वैभव सर आपका स्वागत करता हूं मेरे आज के लेक्चर में, और आज हम ध्यान लगाकर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ाने वाले हैं। हम हमारा सब इन्वॉल्वमेंट, सब हमारा जो मस्तिष्क है, सब हमारा ब्रेन है, सब हमारा इमोशन है, सब हमारा इंटेलिजेंट है, सब हमारा सोशल कोशेंट है, इंटेलिजेंस कोशेंट है, सबको 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 लगाकर पूरी जी जान से आज का लेक्चर हम लोग करवाने वाले हैं, और 100% अंडरस्टैंड भी करवाने हैं। तो आपको मैं आज टीचिंग भी करवाऊंगा, मतलब पढ़ाऊंगा, और लर्न भी करवाऊंगा, लर्निंग भी करवाऊंगा, ठीक है ना। तो दोनों करवा लूंगा मैं। So I will teach you and I will make you learn today also. So let us also very good evening. So I'm going to present my screen in front of you, my dear students, and let us start with the today's lecture. We'll continue. अभी हम लोगों ने अच्छी खासी स्पीड प्राप्त कर ली है। थोड़ा सा पहला 1-2 दिन में हम लोगों ने ज्यादा इंट्रोडक्शन करवाया था, बाद में पहले मतलब उसके बाद थोड़ा सा एक ही हुआ था, ग्रोथ ही हुआ था।
बाद में हम लोगों ने कल के लेक्चर में और 3-4 कैरेक्टरिस्टिक लिविंग वर्ल्ड के कर लिए है। तो मैं सोचता हूँ कि ये हम लोग अभी सही जा रहा है, हम लोग की वेवलेंथ अभी मैच हो रही है। एम आई राइट? Yes, 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 sir. वेरी गुड, वेरी गुड, Yes, sir. वेरी गुड। Can you able to see my screen? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. सुनिए, ये हम लोगों ने कल देखा था कि ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। उनमें से ग्रोथ और रिप्रोडक्शन छोड़िए, सेल ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, किसी भी नॉन लिविंग चीज में नहीं पाए जाते। ग्रोथ तो लिविंग में भी है, नॉन लिविंग में है, लेकिन इंट्रिंसिक ग्रोथ तो डिफाइनिंग फीचर है लिविंग का। रिप्रोडक्शन लिविंग में पाया जाता है, नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता, लेकिन सब लिविंग में नहीं पाया जाता, सब कुछ ऑर्गेनिज्म उसको नहीं करते रिप्रोडक्शन को, इसलिए वो डिफाइनिंग फीचर नहीं, क्योंकि ऑल ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड नहीं कर पाता। ओके, ह्यूमन बीइंग में कॉन्शियसनेस तो है, अवेयरनेस है सराउंडिंग के बारे में, और उसको खुद का भी अवेयरनेस है, तो हम लोग बोलते हैं कि सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ अवेयरनेस। इतना तक सबको समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Good. इतना तक समझ में आया? Yes, थम्स अप कर दो Yes, फास्ट से, sir. थम्स अप कर दो, थम्स अप कर दो फास्ट से। If you have learned Yes, this sir. thing very well, understood this thing very well, yes, fast, come on, एक ही करना है, ज्यादा टाइम नहीं निकालना, एक ही थम्स अप करना है, एक ही हैंड रेस करना है। बेटा 10 12 मत करो, अभी टाइम नहीं है हमारे पास, पढ़ना भी है, बाकी का भी आना चाहिए। सो मैं, दिस इज नॉट फॉर माय पॉपुलरिटी बेटा, क्योंकि क्या है ना कि ये आपका प्यार है जो मुझे एनर्जी देगा पढ़ाने के लिए, और मेरा आपसे आप पर मतलब जो है ना वो आपको एनर्जी देगा पढ़ने में। तो ये हमारा बॉन्डिंग भी होना चाहिए ना, बॉन्डिंग भी होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए ना इसके लिए, ठीक है ना? थैंक यू बेटा जी, थैंक यू। ओके, नाउ लेट अस इनफ नाउ रुक जाओ बच्चों, सब बच्चों रुक जाओ, अभी देखो, अभी फोकस करो इस पे। एक बात हम लोगों ने पूरी नहीं की है, कॉन्शियसनेस। So we have seen कि consciousness is the defining property of all living organism. It is most obvious and technically difficult characteristic of living organism. Human being एक ऐसा चीज है, ऐसा ऑर्गेनिज्म है कि उसका डिफाइनिंग स्टेट एक्चुअली क्या है वो डिफाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। So it is quite difficult to define living state in the most complex animal or organism, that is the human being. ह्यूमन बीइंग में लिविंग स्टेट को डिफाइन करना बहुत ही डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? कि कोई सिचुएशन ऐसे होते हैं हम लोग उस पर ये सोच नहीं, मतलब डिसीजन नहीं ले पाते ये लिविंग है या नहीं लिविंग, नॉन लिविंग है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कोई पेशेंट है, कोमा में गया है, कोमा मतलब उसका ब्रेन तो डेड है, उसके हार्ट और लंग खुद वर्क नहीं कर रहे, लेकिन मशीन से रिप्लेस है। ओके, सो उसका ब्रेन डेड है, तो ही हैज लॉस्ट सेल्फ कॉन्शियसनेस, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो सब स्टिम्युलाई को एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस करता है और उस पर रिप्लाई देता है। ब्रेन या हुआ स्पाइनल कॉर्ड, तो ब्रेन डेड है तो स्पाइनल कॉर्ड भी डेड है, तो ब्रेन डेड मतलब सेल्फ कॉन्शियसनेस तो नहीं है। तो जिसको सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, ऐसे ब्रेन डेड कोमा पेशेंट जो हॉस्पिटल में एडमिट है, सपोर्टेड है मशीन पे, वो उसको हार्ट और लंग के फंक्शन को रिप्लेस करते हैं। अगर वो इंसान अगर अपना नॉर्मल लाइफ में बैक नहीं हो जाता, इफ सच पेशेंट डू नॉट कम बैक टू द नॉर्मल लाइफ, देन उससे हम लोग क्या बोलेंगे? अगर ऐसा आदमी ठीक हो जाता है और नॉर्मल लाइफ में आ जाता है तो उसको हम लिविंग बोलेंगे, और वो ठीक नहीं होता और अगर नॉर्मल लाइफ में कम बैक नहीं करता तो उसको नॉन लिविंग बोलेंगे। अंडरस्टैंड? तो उसको हम लोग अभी डिसाइड नहीं कर सकते, अभी वो ब्रेन डेड है, मशीन सपोर्ट नहीं कर रहे, तो इट इज नाउ क्वाइट डिफिकल्ट टू डिफाइन वेदर द पेशेंट इज इन द कोमा इज लिविंग और नॉन लिविंग। अगर उसके बाद कुछ टाइम के बाद अगर वो फिर
से नॉर्मल लाइफ में कम बैक करता है तो उसको लिविंग बोलेंगे, और कम बैक नहीं करता तो उसको नॉन लिविंग बोलेंगे। ठीक है, तो किस कंडीशन पे उसको लिविंग बोलना है कोमा पेशेंट को? अगर जब वो कोमा से कम बैक बाहर करता है, कम बैक करते हैं। नॉर्मल हो बैक जाता करता है है। तो लिविंग बोलते हैं, कोमा से बाहर नहीं आता और नॉर्मल नहीं होता लाइफ में तो उसको नॉन लिविंग। नॉन लिविंग। So it is very difficult. ओके, डॉक्टर के पास डिसीजन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अभी ना इसका आंसर अपने अगर अगर कोई एक्सपर्ट टीचर से देखा ना आपने, जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो कोई ने दिया है उसका, उसको लिविंग ही बोलेंगे। कोई ने ऐसा बोला है कि उसको दिस इज नॉट नाइदर लिविंग नॉट नॉन लिविंग, लेकिन एनसीईआरटी ने एक्चुअली उसको आंसर दिखे रखा है एक्चुअली आपके लेवल तक। ओके, क्योंकि कोमा एक्चुअली एक ही प्रकार का नहीं होता, कोमा तो अलग अलग प्रकार का होता है। कोई कोमा से मतलब वो बाहर आ सकता है, कोई कोमा से बाहर नहीं, क्योंकि कोमा भी एक्चुअली क्या है वो साइंटिस्ट को या डॉक्टर्स को पता नहीं चला डिटेल में। ठीक है ना, तो लिविंग बोले या नॉन लिविंग बोले वो कंडीशन पे है। अगर आगे जाके वो कम बैक करता है नॉर्मल लाइफ में तो लिविंग बोलेंगे, नहीं करता है तो नॉन लिविंग बोलेंगे। उसको उधर ही छोड़ देते हैं उस टाइम पे कि तो वो कॉन्शियसनेस नहीं है, लेकिन उसके बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मतलब कुछ दवाई दे रही है, वो उसके बॉडी में डाइजेस्ट हो रही है, एब्सॉर्ब हो रही है, तो कंप्लीटली नॉन लिविंग भी नहीं है। और उसको कॉन्शियसनेस नहीं है तो चलो, कॉन्शियसनेस भी नहीं है, कॉन्शियसनेस भी नहीं है, तो हम लोग उसको ठीक से लिविंग भी नहीं बोल सकते। सो इज इट अंडरस्टूड? Yes, sir. यस सर। सबको अंडरस्टैंड हो गया? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। लिविंग कब बोलेंगे? अगर वो कम बैक नॉर्मल लाइफ में हो जाता है, आ जाता है, और नॉन लिविंग अगर नहीं आ जाता। ठीक है, किसी ने हैंड रेज किया, उसको कुछ पूछना है? सॉरी सर, गलती से हाँ हाँ, गलती से हो बेटा गया, बेटा ना, अब आप ना ध्यान से सुनो, और सब बेटा मतलब सब जो बच्चे हैं ना मेरे प्यारे बच्चे, वो फोकस रहो, इधर उधर नहीं करना है, मतलब ये क्या है ये क्या है, ऐसे नहीं करना है, सब फोकस करना है। और आपको जितना भी कुछ करना है ना, वो ये पढ़ाई के बारे में मेरे साथ करो, या मतलब इसके बारे में कुछ, हाँ, सो दैट विल बी बेटर। थैंक यू। यस, ना ये प्रॉपर्टी आपको पता है क्या? लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक और प्रॉपर्टी है। तो 5 प्रॉपर्टी हमने देख ली है बेसिक, जो है ग्रोथ से लेके मेटाबॉलिज्म तक, सॉरी कॉन्शियसनेस तक। ये आपको किसी को पता है? इंटरैक्ट एंड इमर्जेंस, have anybody studied this property in their book or in their school or in their anywhere else? Yes, sir. यस, कोई? हाँ, यस प्लीज बेटा, आप ट्राई करेंगे ये बताने का। वेरी गुड, आपको रिमेम्बर है बेटा, थैंक यू, आपको रिमेम्बर है कि आपने पढ़ा है ये भी। सर अगर हम आपको सर हम आपको पढ़ाया गया है ना कि अगर हम आपको सडन जर्क आता है कि एकदम से कोई चीज आती है तो हम लोगों को मतलब एकदम से कुछ हार्मोन रिलीज हो जाते हैं बॉडी में, पर वैसी वो सेम सिचुएशन नॉन लिविंग के साथ नहीं होती है। आप किस बारे में बोल रहे हैं? अभी इंटरैक्ट और इमरजेंस की बात कर रहे हैं क्या बेटा? इमरजेंस। और कोई बोलेगा? यस, एनीबडी एल्स? गुड अटेम्प्ट। और कोई बोलेगा, अपना राय रखेगा। यहाँ पे कोई गलत या कोई सही नहीं है, अपना अपना ओपिनियन जो है वो शेयर करना है, कोई गलत और कोई सही नहीं है बेटा, सब सही है, सब सही है। कोई बोलेगा? यस, एनीबडी? यस, सर आप बता दो। ओके, ठीक है बेटा, एक मिनट है, मेरा मैसेज चेक कर रहा था, अवंती का ही। ओके, नो इश्यू बेटा। देखो, इंटरैक्ट का तो मीनिंग कोई बताएगा? इंटरैक्ट का, इमरजेंस का किसी ने बताया, बेटी ने बहुत अच्छा ट्राई किया। इंटरैक्ट का कोई मीनिंग बताएगा? ठीक है, लेट अस सी। जो लिविंग होते हैं वो इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं। एनवायरमेंट से इंटरैक्ट करते हैं, ओके ठीक है। आप सोच सकते हो, इतना ही मेरे लिए बहुत काफी है। सब बच्चे, सब बच्चों को कुछ ना कुछ बोलना है, लेकिन बोल नहीं पाते टाइम की वजह से। ओके, नो इश्यू, लेकिन हर कोई को पार्टिसिपेट करना है। हाँ, देखो क्या बोल रहा था मैं, इंटरैक्ट और इमरजेंस। अभी पहले इसका कॉमन सिंपल मीनिंग देखते हैं। हर वर्ड के ना अलग अलग मीनिंग हो जाते हैं, लेकिन हमारे सेंटेंस के अनुसार उसका मीनिंग है
appear। क्या मीनिंग है इसका? appear, Appear. अलग अलग मीनिंग है। ओरिजिन भी बोल सकते हैं, जो प्रकट हो जाता है, इमर्ज मतलब प्रकट हो जाता है, दिखते आता है या आ जाता है, उसको भी बोलते हैं। तो इसको भी हम अपीयर। इसका तो आपको इंटरैक्ट मतलब क्या है कि कम्युनिकेशन। इंटरैक्ट मतलब एक प्रकार का अलग अलग चीजें एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। देखो, all living phenomena are due to underlying interaction। मतलब लिविंग फिनोमिना जो है, लिविंग मैकेनिज्म जो है, वो किसकी वजह से है? अगर मैं बोल रहा हूं तो उसके लिए भी मेरे बॉडी में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन हो रहे हैं। आप सुन रहे हैं तब भी आपके बॉडी में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन हो रहे हैं। सो ऑल लिविंग फिनोमिना मतलब कुछ देखना, कुछ मतलब कुछ रिफ्लेक्शन परसीव करना, अंडरस्टैंड करना, देखना, सुनना, खाना पीना, डाइजेस्ट करना, लोकोमोशन करना, मूवमेंट करना, हार्मोन को बॉडी में सिक्रेट करना, उसका सेल के साथ इंटरेक्शन होना, जो भी लिविंग फिनोमिना है ना, जो भी जिसकी वजह से लिविंग है हम लोग, अगर वो फिनोमिना बंद हो जाएंगे तो हम लोग लिविंग नहीं रहेंगे। तो जिसकी वजह से, जिस मैकेनिज्म या जिस घटना की वजह से हम लोग जीवित है, वो किस वजह से घटना घट रही है हमारी बॉडी में, उसके पीछे भी कोई कोई इंटरेक्शन अलग अलग चीजों का हो रहा है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ किसी टाइम मेरी बॉडी में कुछ ना कुछ अलग अलग चीजों का इंटरेक्शन हो रहा है, और वो फिनोमेना जो कि मैं बोल रहा हूँ, ये घटना आपको आप सुन पाते हो या मेरे को आप देख पाते हो। इसका ये सीधा सीधा मतलब है। देखो कि व्हाट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपको ये पता है ना, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा है कि एनिमल में जो बॉडी का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो अलग अलग है। मतलब सेल लेवल है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है। याद है ना आपको? Yes, Yes, sir. ये तो एनिमल का था, Yes, sir. एनिमल राइट, एनिमल का था। वेरी गुड, एनिमल का मतलब एनिमल अगर हम लोगों ने बोले ना तो वो मल्टी सेल्यूलर है। मतलब एटलीस्ट कुछ सेल से बने हुए होते हैं। बाद में कोई एनिमल में पास टिश्यू होता है, कोई के पास ऑर्गन, किसी के पास ऑर्गन सिस्टम भी होता है। लेकिन हम अभी एनिमल की, सिर्फ एनिमल की नहीं, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बोल रहे हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बनता है? एटलीस्ट बेसिक यूनिट क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म का? सेल। क्या होता है? Cell. देखो, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, उसमें सिर्फ एक ही सेल होगा, वही उसका कंप्लीट बॉडी होगा। मतलब खाना पीना, इधर उधर घूमना, जो भी बातें, मतलब जो भी चीज करना है, मैकेनिज्म करना है, वो एक ही सेल करेगा, सबको एक ही सेल कंट्रोल करेगा। लेकिन जिस एनिमल के पास अनेक सेल है और सेल का टिश्यू बना है, तो उसमें सेल विल ऑर्गेनाइज टू बिकम टिश्यू। सब में नहीं है, जिसमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है उनमें सेल का ग्रुप बनेगा, उसको टिश्यू बोलेंगे। किसी ऑर्गेनिज्म में टिश्यू भी फर्दर ऑर्गेनाइज करते हैं और बनते हैं ऑर्गन। और कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म में Organ system. Organ system. ओके। मतलब कोई कोई ऑर्गेनिज्म सेल लेवल तक ही लिमिट रहते हैं, कोई कोई ऑर्गेनिज्म का और कॉम्प्लिकेटेड रहता है, टिश्यू या उससे कॉम्प्लिकेटेड रहता है ऑर्गन, और उससे होता है ऑर्गन सिस्टम। मतलब जिसको ऑर्गन सिस्टम है उसको सेल भी है, टिश्यू भी है, ऑर्गन है। जिसको ऑर्गन है सिर्फ, उसमें ऑर्गन सिस्टम नहीं होगा लेकिन सेल होगा, टिश्यू होगा। जिसमें टिश्यू होगा उसके पास सेल तो होगा लेकिन ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम नहीं रहेगा, और जिसके पास सिर्फ सेल होगा उसके पास टिश्यू नहीं रहेगा। अंडरस्टूड? Yes, sir. यस, Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये सेल है ना, ये लाइफ का यूनिट है, लाइफ का बेसिक यूनिट है। लेकिन हम लोग, आप लोग बोल सकते हो क्या कि लिविंग ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? फ्रॉम विच लेवल लिविंग ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट? Cell. level. लिविंग ऑर्गेनाइजेशन बोला ना बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोला, लिविंग ऑर्गेनाइजेशन बोला। Cellular level. सेल्यूलर लेवल। लेकिन देखो आप ना 12th में जाके ना इवोल्यूशन नाम का एक चैप्टर पढ़ेंगे।
कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? इवोल्यूशन। Evolution. उसमें हाँ, उसमें आप पढ़ोगे कि पहला सेल कैसे तैयार हुआ, पहला सेल कैसे तैयार हुआ, उस टाइम पढ़ेंगे। अभी मैंने पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें आप ये पढ़ोगे कि सेल जब शुरू हुआ ना, तैयार हुआ ना, तो उसके बाद ऑर्गेनिज्म बनता गया। लेकिन सेल बनने के पहले जो प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट, ऐसे मॉलिक्यूल बने थे, और ऐसे मॉलिक्यूल इकट्ठा हो गए उनके इंट्रिंसिक अट्रैक्शन की वजह से, और उसमें सेल जैसा कैरेक्टर आ गया। तो मतलब सेल बनने से पहले भी एक लिविंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसको बोलते हैं सब माइक्रोस्कोपिक। क्या बोलते हैं? सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, मॉलिक्यूलर असेंबली या मॉलिक्यूलर असेंबली। उससे नॉन सेलुलर लाइफ स्टार्ट हुआ। क्या स्टार्ट हुआ उससे? नॉन सेलुलर लाइफ। मतलब लाइफ तो हुआ ना, सेल के पहले ये मैक्रोमोलेक्यूल्स बने थे, जैसे कि प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए या पॉलीसेकेराइड्स या लिपिड्स ऐसे बने थे, और वो सब इंटरेक्शन की वजह से इकट्ठा हो गए, और उसमें उसके सराउंडिंग कोई लिपिड का एक गोला आ गया, और लिपिड के गोले के अंदर ये मतलब अटक गए, और उससे सेल बन गया धीरे 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 धीरे। ठीक है ना? तो अगर एक क्वेश्चन आ जाता है विच इज द बेसिक लेवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन, विच इज द बेसिक लेवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको सेल नहीं बोलना है, आपको बोलना है सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर असेंबली। ठीक है? मतलब इसका सीधा मतलब क्या है? ऐसे कठिन शब्द पढ़ते हैं तो थोड़ा सा ना, इसका मतलब ये है कि ये माइक्रोस्कोप से दिखते हैं क्या? सेल तो माइक्रोस्कोप से दिखता है, सब मतलब माइक्रोस्कोप से नहीं दिखता, मतलब इतने छोटे हैं कि माइक्रोस्कोप से भी दिखते नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स तो हम लोग को माइक्रोस्कोप से नहीं दिखते ना। सेल दिखते हैं, सेल के ऑर्गेनेल्स दिखते हैं, न्यूक्लियस दिखता है, ओके। लेकिन इसके जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं ना, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स वगैरह, वो माइक्रोस्कोप से नहीं दिखते। उसके लिए हम लोगों को कोई ना कोई अलग टेक्निक चाहिए। वो क्या टेक्निक है अभी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि दिस इज नॉट अवर करंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन। तो इतना आप ध्यान पहचान मतलब अंडरस्टैंड कर लो कि सब माइक्रोस्कोप मतलब माइक्रोस्कोप से दिखने में भी वो छोटा है, उससे भी दिख नहीं सकता, तो कुछ अलग टेक्निक चाहिए उसको देखने के लिए, जैसे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी से दिखते हैं वो लोग, ठीक, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी रहता है, या कुछ और चीजें रहती है, उससे वो समझ आते हैं। ठीक है ना? तो मॉलिक्यूलर असेंबली लाइक मतलब ये रहता है प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, पॉलीसेकेराइड्स या कार्बोहाइड्रेट्स, और लिपिड्स एटसेट्रा, ये हो गए। ठीक है? समझ में आया? यस सर। ओके ओके ओके, ठीक है। तो अभी ये क्यों पढ़ा रहा हूं मैं? देखो, जो प्रॉपर्टी ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है ना, यस सर। ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन बनता है। क्या बनता है? यस सर। और पॉपुलेशन से बनता है कम्युनिटी। क्या बनता है? कम्युनिटी। और कम्युनिटी से बनता है बायोम, और बायोम से बनता है बायोस्फीयर। क्या बनता है? बायोस्फीयर। ठीक है? सो दीज आर द डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन। ये किसी लिविंग बॉडी का सिर्फ नहीं है, पूरा लिविंग ऑर्गेनाइजेशन है। देखो, इससे क्या हुआ कि सपोज ये ऑर्गेनिज्म को ले लो, ऑर्गेनिज्म एज ए ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग में कौन से ऑर्गन सिस्टम है? डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, वेरी गुड, सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो मुझे यस राइट वेरी गुड। तो इसे मुझे बोल दो कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स ह्यूमन में है वो सभी कैरेक्टरिस्टिक्स नर्वस सिस्टम में है क्या? नो सर। डाइजेस्टिव सिस्टम में है क्या?
नो सर। नो सर। मतलब अलग अलग सिस्टम जब एक दूसरे से इंटरैक्ट कर लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, और सब सिस्टम जो ह्यूमन के अंदर है जो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, तो इंटरैक्शन की वजह से जो हो जाता है चित्र, उसको बोलते हैं ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना? यस सर। मतलब इसको बोलते हैं इंटरैक्ट एंड इमर्जेंस। इमर्जेंस म्हणजे अपियर, मतलब ऑर्गेनिज्म इमर्ज या अपियर कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द ऑर्गन सिस्टम। अलग अलग ऑर्गन सिस्टम है ना, उसके आपस के इंटरैक्शन से ऑर्गेनिज्म इमर्ज या अपियर हो गया। वैसे ही किसी एक ऑर्गन सिस्टम देखो कि सपोज नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम में ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है और अलग अलग ऑर्गन है। तो क्या नर्वस सिस्टम जो पूरा है उसका प्रॉपर्टी सिर्फ ब्रेन में है क्या? नो सर, सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड में है नहीं है। ना? नहीं है, किसी एक ऑर्गन में नहीं है। जब सब ऑर्गन एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, मतलब जितने भी ऑर्गन नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है, तब उनसे बनता है नर्वस सिस्टम। ठीक है ना? देखो यस सर। वैसे भी सपोज ब्रेन एक ऑर्गन है, तो ब्रेन कैसे बना है? दो टिश्यू से बना है, दो टाइप के, एक न्यूरल टिश्यू और दूसरा है न्यूरोग्लाया। तो क्या ब्रेन के सभी प्रॉपर्टी सब सिर्फ ओनली न्यूरॉन में प्रेजेंट है क्या, या नो सर, ओनली न्यूरोग्लाया में न्यूरोग्लायल प्रेजेंट है सेल्स क्या? में भी है। नहीं, नहीं प्रेजेंट है। दोनों टाइप के सेल जब एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं तब उससे बनता है ब्रेन। तो इसकी तरफ से कि कोई एक मॉलिक्यूल है ना, प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड या कार्बोहाइड्रेट या लिपिड, उसमें सेल क्या प्रॉपर्टी है क्या? नो सर। नहीं No, है। sir. तो सेल क्या है? सेल जब ये माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल्स, जब सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल जब एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, तो इंटरैक्शन की वजह से सेल इमर्ज या अपीयर हो जाता है। मतलब ऑर्गेनिज्म जो है ना, उसका अंडरलाइंग ऑर्गन सिस्टम है, उसके इंटरैक्शन से ऑर्गेनिज्म बन जाता है। वैसे ऑर्गन सिस्टम का अंडरलाइंग ऑर्गन्स है, उसके इंटरैक्शन ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन का अंडरलाइंग टिश्यू है, उसके इंटरैक्शन से ऑर्गन बन जाता है, एंड सो ऑन। सो उसको बोलते हैं इंटरैक्ट एंड इमर्जेंस। सो दिस इज आल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना? एक प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अर्थात ये प्रॉपर्टी नॉन लिविंग में भी हो सकती है, लेकिन ये एक अच्छी प्रॉपर्टी हम लोग समझ सकते हैं कि इसको बहुत अंडरस्टैंड करना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी पे ना बहुत बच्चों का ध्यान नहीं जाता। वो सिर्फ हाई प्रॉपर्टी पे फोकस करते हैं, लेकिन ये भी प्रॉपर्टी हमारे सिलेबस में। सो ऑल लिविंग फिनोमेना आर ड्यू टू द अंडरलाइंग इंटरैक्शन, ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एज इंटरैक्ट एंड इमर्जेंस। जो छोटे छोटे कंपोनेंट है ना, उनके इंटरैक्शन से एक बड़ा कंपोनेंट बन जाता है, बाद में उन बड़े बड़े कंपोनेंट के इंटरैक्शन से उससे भी ज्यादा बड़ा कंपोनेंट बन जाता है। ऐसे उसके सब कंपोनेंट के इंटरैक्शन से बड़ा कंपोनेंट अपीयर हो जाता है या इमर्ज हो जाता है। उसको बोलते हैं इंटरैक्शन एंड इमर्जेंस। डन? यस सर। यस सर। वेरी वेल। यस सर। अगर आपको ये समझ में आया तो आप थम्स अप कर सकते हो। इज इट करेक्ट? व्हाट यू आस्किंग? मुझे समझ में नहीं आया। कोई तो बच्चा कुछ पूछ रहा था, मैं देखता हूँ मैसेज में। वन मिनट। यस यस बेटा, बिल्कुल सही बोला आपने प्रवीण बेटा, कि इट मींस कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन। कोऑर्डिनेशन भी है, लेकिन सिर्फ कोऑर्डिनेशन नहीं है, उसमें एक दूसरे से इंटरैक्शन भी है। ठीक है ना? इंटरैक्शन, कोऑर्डिनेशन का थोड़ा सा अलग मीनिंग है। तो कोऑर्डिनेट भी कर देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने बेटा, बिल्कुल सही कहा। थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर योर ओपिनियन। मतलब आप कुछ Thank you. सोच रहे हो, इसका मतलब है आपको समझ में आ रहा है और आप करेक्ट पाथ पे है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। और कुछ है? आगे जाएंगे? यस सर, आगे चलते हैं। वेरी गुड। देखो, और एक प्रॉपर्टी है सेल्फ ऑर्गेनाइज। लिविंग ऑर्गेनिज्म ना, अगर हम लोग को एक टेबल बनाना है ना, या सपोज हम लोग एक घर बनाना है, तो वो खुद घर नहीं बन जाता। उसके लिए हम लोग को फाउंडेशन करना पड़ता है, ये लकड़ी या जो भी सीमेंट है, जो भी ये है, वो लाना पड़ता है, उसको एक तरीके से अरेंज करना पड़ता है। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल्फ ऑर्गेनाइज हो जाता है। मतलब जैसे कि टिश्यू बन रहा है तो सेल अपने आप ऑर्गेनाइज हो जाएंगे टिश्यू में, ऑर्गन बन रहा है तो अपने आप टिश्यू उसमें ऑर्गन और मतलब ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। सो सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन है।
सेल्फ रिप्लिकेशन मतलब आप अपने आप को रिप्लिकेट कर लेगा। इसको ही हम लोग ना एक नॉर्मल तरीके से बोल सकते हैं। इसका अलग मतलब क्या है सेल्फ रिप्लिकेशन? ये वर्ड दिया है आपको एनसीईआरटी में, इसका मतलब क्या होता है सेल्फ रिप्लिकेशन? अपनी वन से कार्बन टू कॉपी बनते रेडी जैसे करना। अपने आप को रेप्लिकेट वो तो रिपेयर हो गया ना, ठीक बोले तो ठीक मतलब कॉपी बनाना, जैसे रेप्लिकेट कर जाते हैं। कॉपी की तरह। क्लोन। Clone. Yes, sir. यस 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 सर। Yes, sir. सेल्फ। Self. Yes, यस sir. सर। मतलब डीएनए, सपोज डीएनए बना रहे हैं ना, तो उसको हम लोग रिप्रोडक्शन नहीं बोलते, उसको हम लोग रिप्लिकेशन नहीं बोलते, ठीक है ना। इसकी वजह से थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये लगभग सही है थोड़ा सा। डन, इतना सबको पता चला? Yes, यस sir. वेरी Yes, sir. एनी डाउट? सर। No, Sir. अभी हम लोग इस चीज पे आ गए, इस मकाम पे, कि अभी हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेफिनेशन बोल सकते हैं, दे सकते हैं। तो क्या देखा हम लोगों ने? लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। एक और प्रॉपर्टी उसमें नहीं डाला, लेकिन सेल्फ अपने खुद के फंक्शन को, खुद के स्ट्रक्चर को खुद ही रेगुलेट कर जाता है। ये तो सिंपल है ना वर्ड, तो उसको अलग सा मीनिंग डिफाइन Yes, करने sir. का जरूरत नहीं है। खुद को स्वयं रेगुलेट करने की क्षमता उसमें होती है, कौन सा भी है। बैक्टीरिया भी खुद का सेल डिवीजन, खुद का रिप्रोडक्शन, खुद का खाना पीना सब स्वयं ही रेगुलेट करता है, वो दूसरे की बड़े ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट नहीं है। तो सेल्फ रेगुलेशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म। इवॉल्व भी है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हो जाते हैं, आपको तो पता है इवोल्यूशन। इंटरैक्टिव सिस्टम है, ऐसा मतलब अलग ये नहीं है कि हमारा हाथ क्या कर रहे हो, पैर को पता नहीं, पैर क्या कर रहे हो, दिमाग को पता नहीं, सब इंटरैक्टिव सिस्टम है, उससे ही लिविंग फिनोमेना बनेंगे। इंटरैक्शन नहीं है, इंटरैक्टिव सिस्टम नहीं है, इंटरैक्ट और इमरजेंस नहीं है, तो लिविंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनेगा। क्योंकि जो उसका अंदर है ना, उसका एक अभी शब्द बोला बेटे ने, वो मैं अभी यूज करता हूँ। मेरे बेटे ने ये वर्ड बोला कि कोऑर्डिनेशन। तो एक अलग अलग पार्ट कंपोनेंट है ना, वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर जाते हैं, इंटीग्रेट भी करते हैं। एंड दे हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस, मतलब दे हैव, सॉरी नॉट सेल्फ कॉन्शियसनेस, दे हैव कॉन्शियसनेस, उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, तो इसका मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, evolving interactive system capable of responding to external stimuli. Done? सबको डन है? Yes, Yes, sir. अभी देखो कि जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अभी है या मतलब पास में होके गुजरे हैं, खत्म हो गए, नष्ट हो गए, अभी उसका अस्तित्व भी शायद नष्ट नहीं होगा किसी का, और फ्यूचर में भी बनेंगे, वो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से लिंक्ड है, क्योंकि वो कॉमन जेनेटिक मटेरियल शेयर करते हैं। कोई कॉमन जेनेटिक मटेरियल, बहुत ही जेनेटिक मटेरियल बहुत कॉमन रहता है, किसी का लेस कॉमन होता है, मतलब दे शेयर द कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट विथ अ बट सॉरी ये नहीं बट टू अ वैराइंग डिग्री, अलग अलग डिग्रीज में उसका कॉमननेस मतलब वैरी हो जाता है। So all living organisms, present, past and future, they are linked to one another by sharing common genetic material, but to a varying degree. Done? इतना सबको समझ में आया? Yes, sir. Good. Next point है, ये तो हम लोग का 1.1 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट इज लिविंग ये खत्म हो गया। उसमें हमने देखा कि ग्रोथ से लेके कॉन्शियसनेस और इमर्जेंस, इंटरैक्ट और सेल्फ ऑर्गेनाइज, सेल्फ रेगुलेशन ये प्रॉपर्टी है। उसमें जो पहले 5 है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें भी ग्रोथ, रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर नहीं है, और कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग फीचर रहते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट है, सो वो है डेफिनेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो भी बोलेंगे। सो हम लोगों ने डेफिनेशन अभी एक्चुअली करवाया है ना,
करवाया है डेफिनेशन। ये तो डेफिनेशन है, फिर से गलती से आ गया ये थोड़ा सा ना, ये थोड़ा सा मैं देखूंगा, ये स्लाइड में ऐसा हो जाता है मेरा थोड़ा सा साइज सी इधर है, इसको नहीं आना चाहिए इधर, अभी ये अलग है। हाँ थोड़ा सा मैं कंट्रोल कर लूंगा इसको बच्चों, सॉरी फॉर दिस, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट टाइप्स, लिविंग वर्ल्ड के डिफरेंट टाइप्स है तो उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जितने भी जगत में है, पृथ्वी पर है, वो एक टाइप के नहीं है, डिफरेंट टाइप के वैरायटी है। सम ऑफ देम आर माइक्रोस्कोपिक, सम आर मैक्रोस्कोपिक। अगर आप कोई नया एरिया एक्सप्लोर करोगे, मतलब नया एरिया ढूंढोगे, तो उसमें आपको नए नए लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी मिल सकती है, अलग अलग वैरायटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। सपोज आपने कोई एरिया पहले से उस पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को ढूंढा है, कुछ दिन बाद या कुछ टाइम बाद वही एरिया को आप फिर से ढूंढ रहे हो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो भी आपको सेम एरिया सेम है लेकिन टाइम बदल गया है अभी, तो भी आपको उधर अलग अलग वैरायटी के लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। ओके, अंडरस्टूड? सो यस सर। डेंस फॉरेस्ट है ना, डेंस फॉरेस्ट, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा वैरायटी मिलती है क्योंकि वो थोड़ा उस ज्यादा मतलब फेवरेबल एटमॉस्फेयर रहता है ना, एनवायरमेंट रहता है डेंस फॉरेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, तो यू विल फाइंड वेरी ग्रेट वैरायटी ऑफ और डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन डेजर्ट की बात करें तो डेजर्ट पे आपको कम डाइवर्सिटी मिलेगी। सो जो अगर हैबिटेट है जिधर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, तो अगर फेवरेबल टाइप है, अच्छा टाइप है, कंफर्टेबल है, तो ज्यादा वैरायटी मिलती है। अगर उसमें धूप है ज्यादा, पानी कम है, फूड कम है, जैसे कि डेजर्ट हो या आइस हो, तो उसमें कम वैरायटी मिलती है। लेकिन यू विल फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड एज देयर बायोडाइवर्सिटी। सो अभी तक बायोडाइवर्सिटी का सॉरी डेफिनेशन क्या है? नंबर एंड टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एनओ सॉरी इसको नंबर होना चाहिए, नंबर एंड टाइप्स। एनओ मतलब नो नहीं है, नंबर शॉर्ट फॉर्म है, एनओ फॉर नंबर, नंबर एंड टाइप्स ऑफ, नंबर एंड टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। क्योंकि हमें अभी तक अर्थ का ही पता है, किसी और प्लेनेट का पता नहीं है, ठीक है ना। तो अभी अब देखो, तो साइंटिस्ट जो है ना, टेक्सोनॉमिस्ट, जो डाइवर्सिटी अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म को मतलब पे रिसर्च करते हैं डाइवर्सिटी पे, उन्होंने अब तक 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स और कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म के ढूंढे। मतलब अभी तक हम लोग को 17 से 18 लाख स्पीसीज का पता चल गया है। इतने नाम हम लोग को पता है, 17 लाख से 18 लाख, मिलियन 1.7 मतलब 1 मिलियन मतलब 10 लाख। सो 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज है, वो हमें पता चले है। टोटल स्पीसीज कितने हैं वो एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन अलग अलग साइंटिस्ट बोलते हैं कि कोई बोलता है कि 50 मिलियन हो गई, कोई बोलता है कि 7 मिलियन हो गई। तो उसको हम लोग ना थोड़ा सा, एक दूसरा चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी, ये 12 का चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी, उसमें पढ़ेंगे। तो इधर से हम लोग इतना देखते हैं कि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बहुत सारा है, 7, 8, 10 या 50 मिलियन भी हो सकता है अभी के लिए। उसमें से हम लोग को सिर्फ 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज का पता चला है, उसका नामकरण हुआ है उस स्पीसीज का। मतलब 17 लाख से 18 लाख स्पीसीज का नाम हम लोग जानते हैं, उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं। डन विथ मी? Yes, sir. Yes sir. Okay. So till that we know 1.7 to 1.8 million species of plants and animals and some other organisms. Okay. So अभी आप मुझे बोलो कि जो भी प्लांट, अभी बाकी के लिविंग ऑर्गेनिज्म को छोड़ दो, अभी मुझे बोलो कि जो भी आप जहाँ पे रहते हो ना, आप जिस गांव में रहते हो, जिस तहसील में, जिस टाउन में रहते हैं, वहां पे कोई ना कोई प्लांट और एनिमल्स तो मिलते हैं। ओके, तो उस प्लांट को और एनिमल को आप किस नाम से बोलते हो? Local name. लोकल नेम। लोकल नेम बोलते हैं हम लोग लोकल नेम। इधर लिखा था इसलिए आपको पता चला गया, ऐसे नहीं ना? पढ़ा था। पढ़ा है, ठीक है। पढ़ने की जरूरत क्यों है? लेकिन पढ़ने की जरूरत क्यों है? कोई भी बोल सकता है ना लोकल नेम। मतलब मुझे एक बोलिए कि जो मैंगो है ना, मैंगो आम, पता है ना मैंगो, उसको Yes, हिमाचल sir. हिमाचल की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं?
सर मैंगो ही बोलते हैं। मैं इंग्लिश हुआ है ना, कोई तो नाम रहेगा ना हिमाचल की भाषा में। आम ही बोलते हैं। आमी होता है सर। सर आम ही बोलते हैं। ओके ठीक है, आमी होता है। तो बनाना बनाना को केला बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं Yes, हिमाचल sir. की लैंग्वेज में? केला ही बोलते सर, केला अरे, ही केला ही बोलते हैं। बोलते केला ही बोलते हैं। कुछ अलग बोलो ना, जिसका हिंदी अलग है और हिमाचल का अलग है, कुछ सर बोलो। नो सर, सेम ही बोलते हैं No, मैक्सिमम sir. फ्रूट्स को। सेम ही बोलते हैं बेटा। यस सर। यस सर। वेजिटेबल में डिफरेंट है कोई जैसे एनिमल बोलो जिसका हिंदी में अलग है और आपके एचपी के लैंग्वेज में सर अलग वो है। भी सेम ही है वो भी मैक्सिमम। सेम ही है। सेम ही है। यस सर। सेम। यस सर। यस सर। तो अभी मेरा तो बैंड बज गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं अभी। मैं तो खुश था कि कोई बच्चा ऐसा नाम बोलेगा और मैं टूट पड़ूंगा और मैं बच्चों को समझाऊंगा कि कैसा अलग होता है। तो आपने तो मेरा बोलते ही बंद कर दिया। सर आपकी साइड में नहीं है वहाँ पे सर अलग? आपकी साइड में क्या बोलते हैं? सर एक वेजिटेबल है ब्रिंजल, उसको यहाँ पर पट्ठे बोलते हैं हिमाचल में। थैंक यू बेटा, थैंक यू जुग जुग जियो बेटा, आपने मेरी हेल्प कर दी। सर लेपर्ड को भी फ्रॉग बोलते हैं। हाँ ठीक है ये दो एग्जांपल लूं मैं। ये बेटा बैंगन को क्या बोलते हैं? पट्ठे। पट्ठे। यस वेरी सर। गुड बेटी, वेरी गुड। तो आपके लैंग्वेज में मतलब आपका मतलब आप मेरे ही बच्चे हो तो, लेकिन आप जहाँ पे रह रहे हो वो लोकल एरिया में बैंगन को पट्ठे बोलते हैं। इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में ब्रिंजल। 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 मेरा मैं तो महाराष्ट्रियन हूँ ना, तो हमारे यहाँ वांगा बोलते हैं, वांगी। यस सर। यस सर। तो मतलब अगर ये जो लोकल नेम है ना वो अलग अलग है, प्लेस टू प्लेस अलग है, अलग अलग जगह पे अलग है। एक देश एक कंट्री में भी अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषा में अलग अलग बोले जाते हैं। एंड देयरफॉर दे आर कंफ्यूजिंग। क्योंकि अगर मैं इधर आ गया, मैंने बोला कि मुझे वांगा दे दो, तो कोई सपोज गाली रहेगी आपके लैंग्वेज में तो मुझे मार देंगे ना सब्जी वाले आपके, ठीक है ना? तो क्योंकि कंफ्यूजिंग है ना, सेम नहीं, यूनिवर्सल नहीं है। लोकल नेम्स आर नॉट यूनिवर्सल। सो अगर कोई आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब पढ़ना है ठीक से, तो आपको उसका यूनिवर्सल साइंटिफिक नेम चाहिए। ओके, सो द ऑर्गेनिज्म शुड बी नोन बाय अ यूनिवर्सल नेम। और एक ही होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। कहीं पे भी जाओ, मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका एक ही है। यूएस जाओ, वेस्ट बंगाल जाओ या आप कैलिफोर्निया जाओ, कहाँ पे भी जाओ उसका एक ही नेम है। सो दिस यूनिवर्सल नेम दे आर बेस्ड ऑन द साइंटिफिक और बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अंडरस्टूड? डन? इतना क्लियर है सबको? यस Yes, सर। sir. ओके, सर तो नॉमेनक्लेचर और नेमिंग, अगर किसी ऑर्गेनिज्म को आप लोगों को साइंटिफिक नेम क्यों देना है? साइंटिफिक नेम क्योंकि लोकल नेम तो कंफ्यूजिंग है, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग है तो सेंस नहीं बनता। तो अगर आपको कोई कॉमन सेंस उसे बनाना है तो एक ऑर्गेनिज्म का सब जगह पे साइंटिफिक नाम, लोकल नाम तो हमेशा अलग अलग होगा, लेकिन साइंटिफिक नाम, बायोलॉजिकल नाम ये सेम ही होना चाहिए। ओके, लेकिन आप साइंटिफिक नाम कब दे सकते हो? when it is possible to give the scientific name to the living organism. So it is only possible जब आप उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को अच्छे से समझे। सपोज मेरा नाम वैभव है ना, तो ये ऐसा मतलब कोई मेरे कैरेक्टरिस्टिक पे नहीं है, क्योंकि मैं जो जन्मा था तो ऐसे बहुत अमीर था इसलिए मेरा नाम वैभव रख दिया, ऐसा उसका मतलब नहीं है। वैभव का मतलब है जिसके पास बहुत पैसा होता है, ठीक है ना? तो मैं जब जन्मा था तो मेरे पापा ने सोचा कि इसके पास बहुत पैसा है तो इसका नाम वैभव रखते, ऐसा तो नहीं है ना। तो वो कैरेक्टरिस्टिक पे नहीं था मेरे, वो तो उनको अच्छा लगा, उन्हें कहीं कोई देखा था उसलिए उसको अच्छा लगा, मुझे उससे रख लिया। लेकिन साइंटिफिक नाम तो ऐसे नहीं होते। तो साइंटिफिक नाम देने के पीछे उसका कैरेक्टर चाहिए, मतलब कौन से कैरेक्टर्स उसके स्टडी हुए हैं उनके बेस पे होता है। सो नेमिंग, साइंटिफिक नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू डिस्क्राइब दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपने उसका कैरेक्टरिस्टिक, उसका मॉर्फोलॉजी ऐसा है, एनाटॉमी ऐसा है, फिजियोलॉजी ऐसा है, जेनेटिक्स ऐसा है, उसका सेल स्ट्रक्चर ऐसा है, उसका इवोल्यूशन ऐसे हुआ है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक आपको पढ़ने चाहिए और उस कैरेक्टरिस्टिक पे आप उनका साइंटिफिक नामकरण कर सकते हो। ये जो प्रोसेस है ना कि आपने जाना कि इसके कैरेक्टर्स कौन से हैं और आपने डिसाइड किया कि उस कैरेक्टर्स के बेस पे आपको ये नाम देना है, ये जो अंडरस्टैंडिंग करना है उसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। आपने आइडेंटिफाई कर लिया, पहचाना कि इसके ये कैरेक्टर्स है और उसके वजह से हम लोग को वो नाम देना है।
So this is called as identification. This is called as Identification. What is that? To know कि what name, to know कि sorry, which name, क्या बोलते हैं, sorry, what name is to be given to which organism? What name is to be given? What name is to be given to a particular organism? To a particular organism. Particular organism. Right? So इसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन. अभी बेटा मैं रुक जाता हूँ, ऑर्गेनिज्म रुक जाता हूँ क्योंकि दूसरे क्लास में ना लेट हो जाता है. ठीक है, 2 मिनट में रुक जाता हूँ. तो अगली बार हम लोग थोड़ा सा फास्ट इससे लेंगे और जल्दी जल्दी खत्म करेंगे. सैटरडे के अंदर, संडे को टेस्ट है तो मेरा ये फ्राइडे या सैटरडे के अंदर खत्म हो जाएगा और पीवाईक्यू भी हम लोग कर लेंगे. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू बेटा, थैंक यू. थैंक यू सर. Thank you, sir. Good night. गुड नाइट. Thank you, sir. Yes. Good night, sir. Thank you. Thank you, sir. Good night. Good night. Good. Good night. Good night, sir.